हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन से। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, इसके पहले वाला पार्ट हम डाल चुके हैं। यहाँ से आज हम कंटिन्यू करेंगे यूरिन फॉर्मेशन से। तो देखो, यूरिन फॉर्मेशन में हमारे 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है हमारा सिक्रेशन। अब हम देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप जो होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा बेसिकली होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो ग्लोमेरुलस में हो रहा होता है ना, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा हर एक मिनट में, जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है 1/5 या 20% ब्लड होता है जो कि पंप किया जाता है हर एक वेंट्रिकल्स के द्वारा हार्ट के एक मिनट में ना। 1/5 या 20% ब्लड होता है जो कि पंप करता है हर एक वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। ओके, उसके जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा फिल्टर करता है ब्लड को। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड के 3 लेयर्स के थ्रू। जो 3 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी है हमारी, पहली लेयर जो है वो हमारा ये रेड वाली लेयर है, इंडोथीलियम है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर का, और दूसरा लेयर ये ब्लैक वाली है, इपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल है, और तीसरा इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी पाई जाती है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं बोमेन्स कैप्सूल के, उसे हम पोडोसाइट्स कहते हैं ना। इपिथेलियल सेल ये वाले सेल्स हैं, इसको हम लोग पोडोसाइट कहते हैं। यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, ये अरेंज होते हैं इंट्रिकेट मैनर में, यानी कि एक आसपास एकदम ऐसे अरेंज होते हैं, माइन्यूट स्पेस एक दूसरे के बीच में छोड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर हम कहते हैं। ओके, यहाँ से जो हमारा जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो हमारा फिल्ट्रेट फिल्टर हो रहा है, उसमें क्या क्या पाया जाएंगे, जो फिल्ट्रेट हमारा बचेगा उसमें ब्लड होगा, लेकिन क्या बोलते हैं उसमें प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड में जो फिल्ट्रेट है ब्लड में हमारा, वो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स उसमें एब्सेंट होंगी। ओके, जो फिल्ट्रेट हमारा बन रहा है ब्लड प्योरीफाई करके ब्लड को, वो फिल्टर करके ब्लड को, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से, उसमें हमारा प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स हमारे एब्सेंट होते हैं। जो ब्लड हमारा फिल्टर हो रहा है इतने फाइनली मेम्ब्रेन्स के थ्रू फिल्टर हो रहे हैं, तीनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है किडनी में हर एक मिनट में ना, हर एक मिनट जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में देखा जाए तो 125 ml पर मिनट होता है, या 180 लीटर पर डे होता है ये। उसके बाद अगर हम देखें, जो हमारी किडनी होती है ना, उसके पास एक बिल्ड इन मैकेनिज्म होता है रेगुलेट करने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस हमारा स्पेशलाइज सेंसिटिव रीजन है, जहाँ पे जो फॉर्म कैसे होता है हमारा सेलुलर मॉडिफिकेशन की वजह से फॉर्म होता है डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल को। डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से एक स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। देखो, जब हमारा जीएफआर फॉल करेगा ना, जब हमारा जीएफआर फॉल करेगा यानी कि जीएफआर कम हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है, और हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ये जो कम होगा तो ये सेंस किसके द्वारा कर लिया जाएगा, मैक्यूलर डेंसर जो डीसीडी में प्रेजेंट होता है वो हमारा सेंस कर लेगा कि जीएफआर हमारा कम हुआ है, फॉल किया जीएफआर। वो स्टिमुलेट कर देगा जेजी सेल्स को रिलीज करने के लिए रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन हमारा एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और फिर उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड हमारा 2 तरीके से वर्क करता है। पहला तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के तरीके से काम करता है, दूसरा ये एक्ट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। तो पहला एक्शन पहले हम देखेंगे कि ये एक्ट करता है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ब्लड वेसल्स को। जैसे आप पानी की पाइप देखे हो ना, पानी की पाइप ऐसे नॉर्मल पानी जाता रहता है, बचपन हम लोग खेलते भी थे ना, नॉर्मल पानी जाता रहता है, लेकिन अगर हम पानी की पाइप के अगर हम ऊपर साइड ऐसे उंगली रख देंगे, उंगली लगा देंगे, फिंगर लगा देंगे, तो पानी का पाइप का फ्लो बहुत तेज बढ़ जाता है। वही यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो रहा है ना, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी हमारा बढ़ जा रहा है यहाँ पे।
और दूसरा एक्शन क्या था इसका, ये स्टिमुलेट करता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स को रिलीज करने के लिए एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा हमारा डीसीटी पे, डीसीटी से ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा डीसीटी से वाटर का और सोडियम आयन का ना, और ये क्या कर देगा, इन रिस्पेक्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा और जीएफआर भी हमारा बढ़ा देगा। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं, या हम इसको रास कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं इसे हम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि एएनएफ। अभी हमने क्या देखा कि अभी तो हम इसके मैकेनिज्म को बढ़ा रहे थे ना, अब क्या बोलते हैं कि जीएफआर अभी हम बढ़ा रहे थे क्योंकि लो था, अब हम देखेंगे कि अब तो बढ़ चुका, अब उसको दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में कैसे ले आया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एएनएफ होता है जो कि हार्ट से रिलीज होता है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर होते हैं। जब भी हमारा इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो एट्रिया ऑफ द हार्ट में, एट्रिया ऑफ द हार्ट में जब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा वो रिलीज कराएगा एएनएफ हार्मोन, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर्स को हमारे रिलीज कराएगा और जिसकी वजह से वाइसोडाइलेशन होगा। वाइसोडाइलेशन मतलब वही, पानी की पाइप को हम लोग उंगली हटा दिए, नॉर्मल कर दिए, नॉर्मली ब्लड फ्लो होने लग गया है, वाइसोडाइलेशन होगा, डायलेट कर जाएंगी ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। यही कारण है एएनएफ को हम यूज़ करते हैं एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ना। जब वो रेनिन एंजियोटेंसिन बढ़ा रहा है, ये इसको घटा रहा है ना, ये इसलिए ऐसे यूज़ होता है एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। फिर अगर हम रेनिन और एएनएफ के बीच में देखें तो रेनिन क्या कर रहा है, रेनिन हमारा कंसनट्रेट करा रहा है यूरिन को, जबकि एएनएफ क्या करा रहा है, एएनएफ हमारा डाइल्यूट करा रहा है यूरिन को। रेनिन हमारा डिक्रीज कर देता है सोडियम आयन को, लेकिन इंक्रीज कर देता है पोटेशियम आयन के एक्सक्रेशन को, और एएनएफ क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सोडियम आयन के एक्सक्रेशन को और पोटेशियम आयन के एक्सक्रेशन को डिक्रीज कर देता है एएनएफ हमारा। फिर हम देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन। पहला हम देख चुके हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड है हमारा रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम लोग, अगर हम कंपेयर करें जीएफआर में जो डेली जो हमारा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है वो तो हमारा 180 लीटर पर डे हो रहा है ना, लेकिन वो पूरा का पूरा तो यूरिन के फॉर्म में नहीं निकल रहा ना, 180 लीटर यूरिन थोड़ी पास होती है, यूरिन तो सिर्फ 1 से 1.5 लीटर पास होता है। तो इसका मतलब ये जो फिल्ट्रेट है 99% उसको हम लोग रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है ना। वो रीअब्जॉर्ब होता है कुछ एक्टिव प्रोसेस के थ्रू और कुछ पैसिव प्रोसेस के थ्रू जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ये सब एब्जॉर्ब होता है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा पैसिव प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। वाटर हमारा पैसिव प्रोसेस के थ्रू हमारा इनिशियल सेगमेंट्स में, वाटर पैसिव प्रोसेस के थ्रू जो इनिशियल सेगमेंट्स होते हैं नेफ्रॉन के ना, पीसीटी, वहाँ पे हमारा एब्जॉर्ब होता है पैसिव प्रोसेस के थ्रू। फिर हमारा जो लास्ट स्टेप है वो हमारा सिक्रेशन। सिक्रेशन क्या होता है, सिक्रेशन में हम लोग पीएच और आयनिक बैलेंस हमें मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से कुछ सब्सटेंस जैसे H+ आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, अमोनिया हो गया, सिक्रीट होते हैं ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा फिल्ट्रेट में, ताकि क्या होता है आयनिक पीएच और आयनिक बैलेंस हमारा मेंटेन रहे। ये लास्ट स्टेप हो गया सिक्रेशन। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं ट्यूब्यूल्स के। सबसे पहले जो हमारा देखेंगे पीसीटी जो फर्स्ट पार्ट है पीसीटी जो लाइंड होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से हमारा लाइंड होता है पीसीटी और ये हमारा यहाँ पे हमारा लगभग सारे ही न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे हमारा। ये मेंटेन कर ये भी हमारा हेल्प करता है मेंटेन करने में पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड का कैसे मेंटेन करेगा, सिक्रेशन कराएगा H+ आयन, पोटेशियम और अमोनिया का फिल्ट्रेट में, और री एब्जॉर्प्शन कराएगा HCO3 नेगेटिव आयन का। फिर सेकंड पार्ट जो है हमारा टिब्यूल का वो है हमारा लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले कैसे हेल्प करेगा, देखो जो लूप ऑफ हेनले है ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये थिक पार्ट है उसका, ये थिन पार्ट है, ये ऐसे ही है थिक पार्ट है असेंडिंग लिम्ब का, ये हमारा थिन पार्ट है असेंडिंग लिम्ब का। ओके, अब थिन पार्ट यानी कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना ये हमारा परमिएबल होता है वाटर के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए NaCl के लिए इम्परमिएबल है। वैसे ही
ये जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है ये हमारा NaCl के लिए तो परमिएबल है लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल है। यानी कि NaCl के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। तो ऊपर वाला हमारा कॉर्टेक्स एरिया है और नीचे वाला हमारा मेडुलरी एरिया है। यहाँ पे यानी कि मेडुला में हमारा एक्सक्रीट करेगा NaCl। जब NaCl आएगा मेडुला में तो ये ऑस्मोलैरिटी मेडुला की मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को ये बढ़ा देगा। ओके, तो ये बढ़ा देगा और जैसे जैसे हमारा फ्लूइड ऊपर जाते जाता है यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से हमारा ऊपर जाते जाता है, वैसे वैसे हमारा फ्लूइड डाइल्यूट होते जाता है। क्यों डाइल्यूट होते जाता है? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो यहाँ से बाहर जाते जा रहे हैं ना, इससे हमारा फ्लूइड डाइल्यूट होता जाएगा। NaCl दो तरीके से एब्जॉर्ब होता है। जो हमारा थिक सेगमेंट होता है, यहाँ पे जो थिक सेगमेंट है यहाँ पे एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा, लेकिन थिन सेगमेंट में हमारा पैसिवली एब्जॉर्ब होता है हमारा NaCl। फिर हमारा DCT। अब DCT क्या होता है? DCT में हमारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का सोडियम वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। pH K+ आयन और सोडियम आयन बैलेंस यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, मेंटेन करता है pH और सोडियम आयन पोटेशियम आयन बैलेंस। सोडियम मेनली आयनिक बैलेंस ही कर रहा है, लेकिन कौन से आयन का बैलेंस कर रहा है यहाँ पे? सोडियम और पोटेशियम आयन का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, pH मेंटेन कर रहा है। सिक्रीशन किसका होता है? H+ आयन पोटेशियम और अमोनिया आयन का सिक्रीशन होता है। रीअब्जॉर्प्शन करेगा बाय का HCO3 नेगेटिव आयन का, ये हमारा रीअब्जॉर्प्शन करेगा यहाँ पे। फिर लास्ट पार्ट जो है हमारा ट्यूब्यूल्स का वो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो हमारा लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करता है, ये कॉर्टेक्स रीजन से लेकर नीचे साइड मेडुला तक, मेडुलरी इंटरस्टिशियम तक, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम तक एक्सटेंड करेगा। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर का। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा, यानी कि ये क्या कर रहा है? यूरिन को हमारा कंसनट्रेट बना रहा है कलेक्टिंग डक्ट से ही हमारा यूरिया भी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। यूरिया रिलीज होगा तो क्या बोलते हैं कि जो मेडुलरी वाला रीजन है ना, मेडुलरी इंटेस्टिनम का, वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ये इंक्रीज कर देगा। तभी आप आगे चल के देखोगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल हो जाती है। फिर ये वाला पार्ट भी हमारा pH और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारा सेलेक्टिव सिक्रेशन अगेन होगा किसका? पोटेशियम आयन का और H+ आयन का यहाँ पे हमारा सेलेक्टिव सिक्रेशन होगा। देखो, मैमल्स में एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की कंसनट्रेटेड यूरिन, और ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कैसे करते हैं? कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है हमारा? ये जो हेनलेस लूप है ना, हेनले लूप में हमारा फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में। ये डिसेंडिंग लिम्ब में अगर आप देखोगे तो ऊपर से नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट, असेंडिंग लिम्ब में नीचे से ऊपर जा रहा है फिल्ट्रेट, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट का ये हमारा क्या फॉर्म कर लेगा? काउंटर करंट ही हमारा फॉर्म कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। सेम काउंटर करंट हमारा वासा रेक्टा में भी बनता है, वासा रेक्टा में भी हमारा फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये जो आप देखोगे डिसेंडिंग लिम्ब में ये हमारा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब में हमारा फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी हमारा काउंटर करंट फॉर्म कर ले रहा है। जो हमारा ऊपर वाला रीजन दिख रहा है जहाँ पे हमारा बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT, DCT ये सब लोकेटेड है, ये हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन है। कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारी 300 मिली ऑस्मोल होती है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी हमारी इंक्रीज करती जाती है। आउटर मेडुला में आप देख सकते हो 600 मिली ऑस्मोल है, फिर आप इनर मेडुला में जाओगे तो 900 मिली ऑस्मोल हो जाएगी, फिर 1200 मिली ऑस्मोल हो जाएगी। ये तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे ना जो हमारा काउंटर करंट है यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हो रहा है वो मेनली दो आयंस की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, दो कंपोनेंट्स की वजह से। पहला है हमारा NaCl और दूसरा है हमारा यूरिया। इन दो के वजह से मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से हमारा NaCl ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसको? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा को। NaCl यहाँ से निकल रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाके एंटर कर रहा है, यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है वासा रेक्टा के साथ, ये वासा रेक्टा से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि NaCl बाहर जा रहा है ना, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो थिन सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का, थिन सेगमेंट है, यहाँ पे हमारा स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ से ऐसे ट्रांसपोर्ट होते होते जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में
में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जब नीचे साइड आएगा मिडलरी रीजन में, इनर मिडलरी रीजन में, यहाँ पे हमारा यूरिया जो होगा वो बाहर आ जाएगा, वो हमारा रिलीज होगा, यहाँ पे यूरिया हमारा एक्सक्रीट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, मिडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे मिडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम नहीं, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मोल यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा। मिडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर देगा, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर जा रही है, 200 मिली ऑस्मोल हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करके ये बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम हो गया है, तो वाटर हमारा मूव करेगा बाहर की तरफ, और यूरिन हमारा क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। जब हमारा यूरिन पहुंचता है यहाँ पे हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग डक्ट में, उस टाइम पे हमारा यूरिन 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेट हो जाता है, मतलब 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है देन ओरिजिनल फिल्ट्रेट से। जो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट था उसके कंपेयर में यूरिन हमारा 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है यहाँ पे हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जब पहुँचता है उस टाइम पे। अब किडनी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शंस को हम लोग रेगुलेट करते हैं 3 तरीके से। पहला है हमारा हार्मोन फीडबैक, जिसमें हमारा इन्वॉल्व होता है क्या, हाइपोथैलेमस हमारा इन्वॉल्व होता है। दूसरा है हमारा JGA यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो हम अभी पीछे पढ़े हैं। और तीसरा है हमारा हर्ट यानी कि ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो था हमारा। अब हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, जो कि जब भी हमारी बॉडी में चेंज होता है ब्लड वॉल्यूम में या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में या आयनिक कंसंट्रेशन में, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जब भी कोई भी चेंज होगा ब्लड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में या आयनिक कंसंट्रेशन में, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया है ना, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण हो गया स्वेटिंग, वोमिटिंग, डायरिया ना, स्वेटिंग, वोमिटिंग, डायरिया की वजह से एक्सेसिव लॉस हो गया है फ्लूइड का, जिसके जो सिग्नल देगा हमारा ऑस्मो रिसेप्टर्स को, ऑस्मो रिसेप्टर क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है तो हमारा ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट कर देंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो हमारा एक्ट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस पे ना, और रिलीज कराएगा ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज कराएगा, जिसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये एक्ट करेगा हमारा DCT पे और कलेक्टिंग डक्ट पे ना, डिस्टल कैमिटरी ट्यूब्यूल पे और कलेक्टिंग डक्ट पे ये हमारा एक्ट करेगा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा यहाँ से, जिसके वजह से क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया। ये प्रिवेंट कर लेगा डाईयूरेसिस कंडीशन को, यानी कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्लूइड जो है यूरिन के साथ, उसको ये प्रिवेंट कर लेगा, उस कंडीशन को, डाईयूरेसिस को ये प्रिवेंट कर लेगा। उसके अलावा वैसोप्रेसिन और कैसे काम करता है, वैसोप्रेसिन एक्ट करेगा कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ ब्लड वेसल। वही पाइप वाला एग्जाम्पल, अगर हम पाइप को ऐसे दबाए हुए थे ना, पाइप को दबाए हुए थे तो पानी बहुत फ्लो से जा रहा था हाफ अगर हम कवर किए तो पानी बहुत फ्लो से जा रहा है, हम उसको कवरिंग अगर किए हुए, वही कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे वही कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, GFR हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है इसमें वो है हमारा मिच्यूरेशन। अब मिच्यूरेशन क्या होता है, मिच्यूरेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन डिस्चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, मिच्यूरेशन कहते हैं। ये एक न्यूरल मैकेनिज्म है मिच्यूरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिच्यूरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये हमारा 2 किडनीज है ना, ये किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना। अब यूरिनरी ब्लैडर में हमारे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो हम वो सिग्नल भेजेंगे CNS को। अब CNS क्या करेगा, CNS इन रिस्पॉन्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा यूरिन फिल्ड है ना, ये पूरा का पूरा यूरिन फिल्ड हो चुका है, ये पूरा का पूरा यूरिन फिल हो चुका है हमारा ब्लैडर में, तो CNS हमारा कॉन्ट्रैक्ट कराएगा स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर। ये जो स्मूथ मसल्स है ना ब्लैडर की, इनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और क्या कराएगा, यूरेथ्रल रिलैक्स कर जाएगा। यूरेथ्रा यहाँ पे जो है ये रिलैक्स कर जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स जो है ये रिलैक्स कर जाएगा, यूरिन हमारा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब यूरिन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो देखते हैं। अब कलर जो होता है यूरिन का वो स्लाइट येलो होता है। क्यों स्लाइट येलो होता है, क्योंकि उसमें यूरोक्रोम पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कलर हमारे यूरिन का स्लाइट येलो होता है। पीएच की बात की जाए तो पीएच इसका 6 होता है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है। यूरिन जब रिलीज होता है पूरे दिन में कम से कम 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एलिमिनेट होता है यूरिन के थ्रू। ओके, उसके बाद ओडर की बात की जाए यानी कि स्मेल, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है यूरिन की हमारी, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अगर मान लो कुछ
कुछ क्लिनिकल असेसमेंट हम लोग करते हैं ना, कुछ क्लिनिकल असेसमेंट में क्या होता है कि अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है ना, तो हम उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोस यूरिया, और अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कीटोन यूरिया। और ये इंडिकेशन होता है किस चीज़ का, डायबिटीज़ मिलाइटस को ये इंडिकेट करता है। अगर कीटोन बॉडी या ग्लाइकोस यूरिया प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो हम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज़ मिलाइटस हो। अब फिर हम देखेंगे कि रोल क्या है दूसरे ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में अब तक सिर्फ किडनी का ही थोड़ी ना रोल है, दूसरा ऑर्गन्स भी तो परफॉर्म करेंगे रोल। तो सबसे पहला जो रोल है वो हमारा लंग्स का है। लंग्स में हमारा लंग्स हम पहले ही रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम देखे ही हैं अभी जस्ट लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स से हमारा CO2 एक्सक्रीट होता है, कितना 200 ml पर मिनट CO2 रिलीज करता है लंग्स हमारा, और वाटर भी एक्सक्रीट करता है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में वाटर एक्सक्रीट करता है। लिवर हो गया, सेकंड ऑर्गन हमारा लिवर है। लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये हमारा सिक्रीट करेगा बाइल। अब बाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बाइल में कौन कौन से कंपोनेंट है, बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेड स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, ड्रग्स हो गया। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमारा एक्सक्रीट करेगा। तीसरा ऑर्गन है हमारा स्किन। अब स्किन में हमारे दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक हमारा स्वेट ग्लैंड, दूसरा हमारा सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करेगा स्वेट रिलीज करेगा, तो कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा स्वेट ग्लैंड। और ये स्वेट के साथ साथ ये NaCl लैक्टिक एसिड स्मॉल अमाउंट में यूरिया बेस में प्रेजेंट होता है स्वेट में। और सेबेशियस ग्लैंड हमारा रिलीज करेगा सीबम, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है स्किन के ऊपर। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लिया ये स्किन के ऊपर, और इसके अलावा ये स्टेरॉल्स, वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन भी रिलीज करता है। फिर उसका चौथा है हमारा सलाइवा। सलाइवा में हमारा स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि हम रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं सलाइवा के थ्रू। फिर है हमारा डिसऑर्डर्स। क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, या जब हमारी किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है जिसके, तो क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का ब्लड में। अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से अगर यूरिया का एक्यूमुलेशन हो रहा है ब्लड में, तो वो एक कंडीशन को लीड करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया कॉज करेगा किडनी फेलियर। यूरीमिया की वजह से हमारा किडनी फेलियर हो जाएगा। इसके दो ट्रीटमेंट है, पहला हमारा रीनल ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा है हमारा हीमोडायलिसिस। रीनल ट्रांसप्लांटेशन हम हमेशा उस पर्सन से करते हैं जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, ताकि कि जो फेलियर के चांसेस बहुत मिनिमम हो, रिजेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमम हो। फिर हीमोडायलिसिस आता है। हीमोडायलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस में हमें किसी एक कन्वीनियंट आर्टरी से हम लोग ब्लड लेते हैं, उसमें हम लोग हिपैरिन ऐड करेंगे। फिर उस ब्लड को हम लोग डाल देंगे डायलाइजिंग यूनिट में, जिसमें हमारा ये कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स पाए जाते हैं। डायलाइजिंग यूनिट को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, ठीक। अब इस डायलाइजिंग यूनिट में ये कोइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स है, और यहाँ इसके अंदर फिल्डेड होता है क्या, डायलाइजिंग फ्लूइड। अब डायलाइजिंग फ्लूइड का सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा के जैसे, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। डायलाइजिंग फ्लूइड में हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग कन्वीनियंट आर्टरी से हिपैरिन ऐड करते हुए ब्लड को हम लोग सेलोफेन ट्यूब में डालेंगे। यहाँ से हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा सेलोफेन ट्यूब में, जहाँ पे हमारा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंस होगा उसका एक्सचेंज होगा ब्लड में और डायलाइजिंग फ्लूइड के बीच में। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं एक्सचेंज होता है क्योंकि ये प्रेजेंट ही नहीं है ना। फिर उसके बाद हाँ, जब ब्लड हमारा प्योरीफाई हो जाएगा तो हम इसको अगेन इस ब्लड में ऐड करेंगे एंटी हिपैरिन, ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो, और इसको हम लोग डाल देंगे अगेन किसी एक कन्वीनियंट वेन के थ्रू बॉडी में। फिर हमारा है जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं वो है हमारे रीनल कैल्कुलाई और किडनी स्टोन। रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन क्या होता है, इनसॉल्युबल मास एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट का ऑक्जेलेट का इनसॉल्युबल मास हमारा किडनी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन। दूसरा है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस का, किडनी का इन्फ्लामेशन जब हो जाता है ग्लोमेरुलस में किडनी के, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, थैंक यू।